हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कैसर और आप देख रहे हैं फिल्मी नाइट टुडे 300। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक बूढ़ा आदमी एक मासूम बच्चे को अपने हाथों पर उठाए खड़ा होता है, जो यूनान के शहर स्पार्टा के राजा का बेटा है, जो अभी कुछ देर पहले ही पैदा हुआ है। और स्पार्टा के कानून के मुताबिक इसका भी मुआयना करा जा रहा है कि ये बच्चा नाटा या कमजोर तो नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी नुक्स अगर है तो इसे स्पार्टा में रहने का कोई हक नहीं है। इसके बाद पैरों पे चलना सीखते ही इसे जंग के लिए तैयार होना पड़ेगा। यहाँ पर रहम की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ इसको सीखना होगा स्पार्टन ना तो झुकते हैं और ना ही भागते हैं। स्पार्टन के लिए मैदान जंग में शहीद होना ही सबसे फख्र की बात है। फिर इसे मजीद मजबूत बनाने के लिए 7 साल की उम्र में अपनी माँ से अलग कर दिया जाता है, जहाँ पर उसे स्पार्टा के 300 साल पुराने रिवाज के मुताबिक डाला जाएगा, जहाँ पर उसे सीखना होगा वतन की मोहब्बत क्या है और वतन की खातिर भूख प्यास और कत्ल एक आम बात है। उसे अपनी रूह के साथ जिस्म को भी मजबूत बनाना होगा दर्द को बर्दाश्त करने के लिए। और अब आज उसके इम्तिहान का दिन है और उसे शदीद सर्दियों की रात में वीरान जंगल में छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर उसे साबित करना है कि वो कितना अक्लमंद और ताकतवर है। ये साबित करने के बाद या तो वो स्पार्टा का जाबाज राजा बन जाएगा, वरना इसी वीराने में कुदरत के कहर के में दफन हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक काले बड़े खूनी भेड़िए ने इसके खून की खुशबू सूंघ ली थी और वो इसके करीब बढ़ रहा था, लेकिन वो लड़का बिना डरे उसे अपने जाल में फंसा रहा था। भेड़िया ये देख के जोर से दहाड़ता है, लेकिन लड़के में कोई खौफ नहीं होता। फिर भेड़िया हमला कर देता है और यहाँ वो लड़का इत्मीनान के साथ अपना नेजा उसकी गर्दन में उतार देता है। उसका जोश खून बनकर उसकी नसों में दौड़ रहा होता है और वो अगला वार सीधा उसके हलक में करता है। उसके बाद वो लड़का अगली सुबह महल पहुंचता है, लेकिन वो लड़का स्पार्टा की शान बन के आया है और वो अब स्पार्टा का राजा है, राजा लियोनाइडिस। अब यहाँ सीन चेंज होता है और यहाँ 30 साल गुजर चुके हैं और यहाँ कुछ फारसी मैसेंजर स्पार्टा आते हैं, जिन्हें जर्सीस ने भेजा था, जो शैतान खुद को इस पूरी दुनिया का खुदा समझता था। दूसरी जगह लियोनाइडिस अपने 6 साल के बेटे को जंग की तरबियत दे रहा होता है और वहाँ उसकी रानी आकर बताती है कि कुछ फारसी मैसेंजर आपसे मिलना चाहते हैं, वो बाहर खड़े हैं। फिर वो लोग बाहर आते हैं तो लियोनाइडिस उस मैसेंजर से बोलता है, स्पार्टा में जो मैसेंजर किसी भी राजा या बादशाह का मैसेज लाता है वो उन अल्फाज का खुद ही जिम्मेदार होता है। यानी अगर उसने कोई ऐसी बात करी जो लियोनाइडिस को अच्छी नहीं लगी तो वो इस मैसेंजर की जान भी ले सकता है। फिर वो मैसेंजर बोलता है, जमीन और पानी। लियोनाइडिस बोलता है, तुम सिर्फ जमीन और पानी के लिए फारस से यहाँ पर आए हो? फिर रानी बोलती है, बेवकूफों वाली बात मत करो फारसी, खुलकर बात करो। जिस पर वो फारसी बोलता है, औरतें मर्दों के बीच में क्यों बोल रही हैं? और फिर लियोनाइडिस उस फारसी को थोड़ा आगे ले आता है और फिर वो फारसी बोलता है, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो जर्सीस को अपनी जमीन दे दो, वरना तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, क्योंकि हमारे पास लाखों की फौज है। अगर तुम हमें जमीन और पानी दे देते हो तो जर्सीस समझ जाएंगे तुमने उन्हें अपना देवता तस्लीम कर लिया है। फिर लियोनाइडिस बोलता है, लेकिन मैंने सुना है एथेनियंस तुम्हारी ये ऑफर ठुकरा चुके हैं, और अगर वो एथेनियंस जो स्पार्टा की इज्जत के सामने कुछ भी नहीं, जब वो ये हिम्मत कर सकते हैं तो स्पार्टा जो कि उसका यूनान में एक बहुत बड़ा मुकाम है। उस पर फारसी बोलता है, बहुत सोच समझ के जवाब देना, वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। फिर राजा अपने लोगों की तरफ देखता है और सोचता है उसे क्या करना चाहिए। फिर वो अपनी तलवार निकालता है और उस फारसी को पिट ऑफ डेथ के सामने खड़ा कर देता है। वो फारसी उसे बोलता है, मैं मैसेंजर हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते। लियोनाइडिस बोलता है, तुमने मेरे लोगों को मारने और उन्हें अपना गुलाम बनाने की धमकी दी और मेरी रानी की बेइज्जती करी। फारसी बोलता है, तुम पागल हो, जरा सोचो। राजा बोलता है, मैं बहुत सोच समझ के बात कर रहा हूँ फारसी। फिर राजा पीछे अपनी रानी की तरफ देखता है। रानी का इशारा मिलते ही राजा लियोनाइडिस बोलता है, यह है स्पार्टा, और उस फारसी को जोरदार किक मारकर उसे पिट ऑफ डेथ में फेंक देता है। और बाकी के सिपाही भी ऐसा ही करते हैं और उन सबको उसी पिट में फेंक देते हैं। और अब राजा को जर्सीस से जंग करनी होगी, लेकिन उससे पहले उसे पुराने देवताओं के पुजारियों से इजाजत लेनी होगी, और उसी के लिए वो यहाँ आया है, जो स्पार्टा की बहुत ऊंची पहाड़ी पर बना होता है। और यहाँ लियोनाइडिस उन 5 पुजारियों के सामने, जो पुजारी इंसान कम जानवर ज्यादा लग रहे थे, फिर वो अपना मंसूबा उन्हें बताता है कि वो जर्सीस के खिलाफ क्या करने वाला है। तभी एक पुजारी बोलता है, तुम तोहफे में क्या दोगे? राजा गुस्से से उन्हें सोने से भरा बैग दे देता है और फिर आगे का मंसूबा बताने लगता है। तभी दोबारा दूसरा पुजारी बोलता है, ये अगस्त का महीना है और कार्निया का त्योहार आ रहा है, और कार्निया के त्योहार पर स्पार्टा कोई जंग नहीं करता। फिर वो गुस्से से बोलता है, स्पार्टा मिट जाएगा, उसकी औरतें और बच्चे गुलाम बना दिए जाएंगे, और फिर खुद को संभालते हुए आराम से दोबारा उन्हें आगे का मंसूबा बताता है कि वो समंदर के किनारे पर एक मजबूत दीवार बनाकर खड़े हो जाएंगे, जहाँ से जर्सीस की लाखों की फौज हमारा कुछ नहीं कर सकेगी। फिर एक पुजारी बोलता है, ठीक है, हम ओरेकल के जरिए देवता से पूछते हैं, देवता क्या चाहते हैं? राजा बोलता है, देवता के बजाय आप फैसला करो और मुझे जंग की इजाजत दे दो। फिर पुजारी बोलता है, अब हम इसका फैसला नहीं करेंगे, पहले भी देवता हमसे काफी नाराज हो चुके हैं और इसका जवाब देवता ही देंगे। अब वो पुजारी ओरेकल को तैयार करते हैं। दरअसल ओरेकल का मतलब स्पार्टा की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़कियां, जो उन्होंने अपने पास देवताओं से बात करने के बहाने रखी होती हैं, जिनके साथ ये जानवरों जैसा सलूक करते थे। राजा को इनकी बात माननी होगी, क्योंकि यही स्पार्टा का कानून और परंपरा है, जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब ओरेकल का राब्ता देवताओं से जुड़ चुका है और वो बता रही है कि स्पार्टा मिट जाएगा, पूरा यूनान मिट जाएगा, देवताओं पर भरोसा करो और कार्निया का जश्न मनाओ। राजा गुस्से से
वहाँ से वापस चला जाता है। वहीं हम देखते हैं जर्सीस के कुछ आदमियों ने उन पुजारियों को खरीद लिया था बहुत सारा सोना और लड़कियां देकर, जिसकी वजह से उन्होंने राजा को देवताओं का झूठा मैसेज दिया था। और यहाँ राजा का एक गद्दार वजीर भी इनके साथ मिला हुआ था जिसका नाम थेरोन होता है। और इन सब का सिर्फ एक ही मकसद होता है, स्पार्टा को तबाह करना। उसके अगले दिन हम देखते हैं लियोनार्डस अपने कप्तान से पूछता है सब आ गए। कप्तान राजा को बताता है जी 300 सिपाही आ गए हैं और ये पूरे स्पार्टन फौज के सबसे बेहतरीन जाबाज सिपाही हैं। फिर एक सिपाही बोलता है हम आपके साथ हैं, आपके एक इशारे पर अपनी जान दे देंगे। फिर एक लड़के को देख के राजा पूछता है ये तुम्हारा बेटा है, इसने तो अभी ठीक से जवानी भी नहीं देखी। कप्तान बोलता है पहले जंग के रंग देख ले। फिर वहीं थेरोन जो जर्सीस के साथ मिला हुआ था वो संसद के दूसरे और वजीरों को भड़का कर ले आता है और वो राजा को रोकने के लिए कि ओरेकल ने पुजारियों को मना कर दिया है जंग पर जाने के लिए। लियोनार्डस बोलता है तो मैं जंग पे जा भी नहीं रहा, मैं तो बस घूमने फिरने जा रहा हूँ और ये 300 सिपाही मेरी हिफाजत के लिए मेरे साथ जा रहे हैं। अब इन वजीरों के पास कोई जवाब नहीं होता राजा को रोकने का। फिर राजा अपनी रानी और बेटे से अलविदा के लिए उसके पास आता है और अपनी ढाल और कवच लेकर बिना कुछ बोले आगे चल पड़ता है। फिर रानी उसे आवाज देती है और अपने गले से हार उतार के अपने राजा को पहना देती है और बोलती है जीत के वापस आना। फिर वो वहाँ से चला जाता है। दरअसल स्पार्टन बहुत सख्त दिल होते हैं और मजबूत लोग ही अपने आप को स्पार्टन कहलवाने के हकदार होते हैं। वहीं हम देखते हैं एक अजीब सा आदमी सिपाही के लिबास में इनके लश्कर पर नजर रखे होता है और वहाँ वो 300 बहादुर अपने राजा के साथ जर्सीस की फौज का मुकाबला करने निकल जाते हैं। फिर कुछ दूर चलकर उन्हें आर्केडियन लश्कर मिलता है और इनका कप्तान बोलता है हमने सुना था स्पार्टन जर्सीस से जंग के लिए जा रहे हैं तो हमने सोचा हम भी आपके साथ शामिल हो जाएं। अब लियोनार्डस बोलता है अगर तुम खून के प्यासे हो तो फिर चलो हमारे साथ। फिर ये सब अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ते हैं। वहीं वो अजीब आदमी इन पर जो स्पार्टा से नजर रखा हुआ था वो भी इनके पीछे आ रहा होता है और फिर कप्तान का बेटा बताता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। राजा बोलता है ये स्पार्टा से हमारा पीछे है। दूसरी जगह सिपाही राजा को दिखाता है सामने कुछ दूर आग के शोले उठ रहे हैं, जरूर वहाँ कुछ हुआ है। फिर ये सब वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ हर जगह खून होता है, घर तबाह हो चुके हैं लेकिन किसी इंसान की लाश नहीं दिखती। तभी सामने से एक बच्चा आता दिखता है और वो बच्चा राजा के पास आकर गिर जाता है। राजा उसे संभालता है और वो बच्चा बताता है वो परों वाले दरिंदे थे, उन्होंने सबको मार दिया, यहाँ बस मैं बचा हूँ। तभी एक सिपाही बताता है मैंने गाँव वालों को ढूंढ लिया है और वो सबके सब सामने हैरानगी से देखते हैं। आर्केडियन कप्तान बोलता है ये काम इंसानों का नहीं है, ये बच्चा सच बोल रहा है, वो परों वाले दरिंदे हैं, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। लियोनार्डस बोलता है हमारी तलवारें जल्द उनसे हिसाब लेंगी। फिर हम देखते हैं एक दरख्त पर जहाँ पर उन दरिंदों ने पूरे गाँव वालों की लाशों को टांगा हुआ था। फिर राजा अपनी फौज को नर्क के रास्ते की तरफ ले जाता है जहाँ पर उन लोगों ने जर्सीस की फौज का मुकाबला करना था। फिर हम देखते हैं फारसी फौज उस गाँव को तबाह करने के बाद समंदर से जा रही होती है और वो जगह समंदर के साथ बहुत ही पतले रास्ते पर बनी होती है जहाँ जर्सीस की लाखों की तादाद वाली फौज भी आ जाए तो एक साथ नहीं आ सकती थी और ये एक ही रास्ता है स्पार्टा में दाखिल होने का। और अब यहाँ तूफान आ जाता है और उस तूफान में फारसी फौज का एक बहुत बड़ा दस्ता तबाह हो जाता है जिससे ये स्पार्टन सिपाही बहुत खुश होते हैं क्योंकि बिना जंग करे ही आज की शाम जीत इनके नाम हो गई थी। दूसरी जगह रानी को दिखाया जाता है जो स्पार्टा संसद के एक वजीर से मिलती है और रानी उस वजीर से बोलती है कि राजा लियोनार्डस अपने 300 सिपाही के साथ जर्सीस की लामहदूद फौज के सामने लड़ने गए हैं, हमें अपनी फौज को उनकी मदद के लिए भेजना होगा और इस बात के लिए बाकी के वजीरों को भी राजी करना होगा। फिर हम अगले दिन देखते हैं सिपाही पहाड़ की चोटी से देखते हैं कि फारसी फौज का एक दूसरा बड़ा दस्ता स्पार्टा पर हमले के लिए समंदर के किनारे पर पड़ाव डाल रहा होता है और फिर आर्केडियन का कप्तान बोलता है कल इन फारसियों की इतनी बड़ी फौज तबाह हो चुकी है और आज इससे बड़ी फौज और आ गई, हम इनका मुकाबला कैसे करेंगे। स्पार्टन बहादुर बोलता है अगर सारी दुनिया की फौज भी हमारे सामने लड़ने आ जाए तो तब भी वो हमारा कुछ नहीं कर सकते और खूब मुस्कुराता है। और वहीं कुछ सिपाही बड़े बड़े पत्थरों से एक ऊंची दीवार बना रहे होते हैं ताकि फारसी फौज को इसी जगह रोका जा सके। इतने में वहाँ जर्सीस का एक मैसेंजर आ जाता है और पूछता है तुम्हारा कप्तान कौन है, मुझे बात करनी है उससे। लेकिन कोई उसकी बात का जवाब नहीं देता और वो ऊंची दीवार बनाने में लगे रहते हैं। फिर मैसेंजर बोलता है 10 या 20 आदमी मारकर तुम्हें क्या लगता है हम तुमसे डर जाएंगे और ये तुम्हारी मामूली दीवार दोपहर तक धुआं बनकर उड़ जाएगी। फिर वो मैसेंजर देखता है उस दीवार में फारसी फौज के काफी सारे सिपाही भी दबे होते हैं। फिर एक स्पार्टन बोलता है ये दीवार हमारे पूर्वजों ने प्राचीन के पत्थरों से बनाई थी और तुम्हारे सिपाही हमारे हाथों इसका गारा बन गए। वो मैसेंजर गुस्से में आ जाता है और अपना हंटर उसे मारने के लिए घुमाता है। तभी वो सिपाही उस पर जोरदार हमला कर देता है और अपनी तलवार से उसका हाथ काट देता है और बोलता है जर्सीस से बोलना उसका मुकाबला आजाद लोगों से, गुलामों से नहीं। फिर वो मैसेंजर बोलता है तुम गुलाम नहीं बनोगे, तुम्हारी औरतें, बच्चे और बुजुर्ग गुलाम बनेंगे लेकिन तुम नहीं बनोगे क्योंकि आज दोपहर तक फारसी हुकूमत के हजारों मुल्क तुम पर टूट पड़ेंगे और इतने तीर चलाएंगे कि सूरज भी ढक जाएगा। और वो स्पार्टन सिपाही इत्मीनान से जवाब देता है तो हम छांव में लड़ेंगे। दूसरी जगह कप्तान राजा को बताता है दीवार मजबूत बना दी गई है और फारसी फौज को हमसे लड़ने नरक के रास्ते पर आना होगा। फिर राजा पूछता है क्या पहाड़ी से होकर हमारे पीछे से आने का कोई और रास्ता है। कप्तान बोलता है नहीं सरकार। फिर वहीं वो अजीब आदमी आ जाता है जो सिपाही का लिबास पहना होता है और स्पार्टा से इनके पीछे
पीछे आ रहा होता है। वो बताता है राजा साहब एक रास्ता पीछे की तरफ से आ रहा है जिसकी मदद से फारसी फौज हमें पीछे की तरफ से घेर सकती है। कप्तान उसे बोलता है बदशक्ल इंसान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर राजा कप्तान को रोकता है और वहां से जाने का इशारा करता है और फिर वो राजा को अपने बारे में बताता है और अपना नाम एटलांटिस बताता है। वो राजा को बोलता है वो भी इस जंग में लड़ना चाहता है, लेकिन राजा उसे अपने साथ जंग में लड़ने की इजाजत नहीं देता और बोलता है अगर तुमने मदद करनी है तो सिपाहियों को पानी और खाना खिलाने का काम करो। ये बात एटलांटिस को अच्छी नहीं लगती और वो गुस्से में अपने भाला और ढाल को फेंक देता है। फिर लियोनार्डिस कप्तान से बोलता है दुआ करो कि उन फारसियों को पीछे वाला रास्ता कोई ना बताए। तभी जमीन लरसने लगती है जैसे कुछ जलजला आ गया हो। तभी राजा बोलता है ये ऐलान है जंग है और सामने से फारसी फौज आ रही होती है जो कई मीलों तक लाखों की तादाद में फैली होती है। राजा अपने स्पार्टन को मोटिवेट करता है और बोलता है यहाँ हम उन्हें रोकेंगे, यहाँ हम उनसे टकराएंगे और यहाँ पर वो मारे जाएंगे और आज का दिन तुम सब याद रखना, आज का दिन हमेशा के लिए तारीख में लिखा जाएगा। फिर सामने से घोड़सवार फारसी बोलता है अपने हथियार फेंक दो। तभी वो देखता है सामने से एक नेजा आता है और उस फारसी कप्तान के सीने में उतर जाता है और वो वहीं मर जाता है। स्पार्टन उनसे लड़ने के लिए अपनी ढाल से एक मजबूत दीवार बनाकर खड़े हो जाते हैं और अब जंग शुरू हो जाती है और जबरदस्त प्लानिंग के साथ स्पार्टन उस फारसी फौज को तहस नहस कर देते हैं और साबित करते हैं कि स्पार्टन के अंदर रहम नाम की कोई चीज नहीं है। अब यहाँ वो फारसी सिपाही उनसे डर के पीछे हटना शुरू हो जाते हैं और वो कई सौ लोगों को पहाड़ी की चोटी से समंदर में फेंक देते हैं। कप्तान राजा से बोलता है ये बहुत अच्छी शुरुआत। वो अभी और जोश में आ ही रहे होते हैं कि तभी वो सामने देखते हैं तीरों की बरसात हो रही होती है और जैसा उस फारसी मैसेंजर ने कहा था हम अपने तीरों से सूरज की रोशनी को ढक देंगे। कप्तान चिल्लाता है और बोलता है ढाल ओढ़ लो और सब लोग ढाल ओढ़कर जोर जोर से हंसते हैं और कप्तान का बेटा बोलता है हमने कहा था हम साए में लड़ेंगे। यहाँ मुसलसल तीर बरस रहे होते हैं जैसे आसमान से बारिश हो रही हो। उसके बाद तीर आना बंद हो जाते हैं और ये लोग सामने देखते हैं एक और लश्कर घोड़ों पर सवार आ रहा होता है। स्पार्टन अपनी मजबूत दीवार बनाकर खड़े होते हैं इनसे भी मुकाबला करने के लिए और वो लोग इस लश्कर को भी धूल चटा देते हैं और जीत अपने नाम कर लेते हैं। दूसरी जगह रानी दोबारा उस वजीर से मिलती है और वो वजीर बताता है कि फिरौन रानी की बात मान जाएगा लेकिन इसके लिए रानी को उसकी कीमत देनी होगी और रानी भी अच्छी तरह जानती है कि वो किस कीमत की बात कर रहा है और वो वजीर वहाँ से चला जाता है। तभी फिरौन वहाँ रानी के बेटे को लेकर आता है और रानी को उसका बेटा देकर रानी को गंदी निगाहों से देखता हुआ चला जाता है और वहाँ राजा के सिपाही उन फारसी फौजियों की लाशों को ठिकाने लगा रहे होते हैं। तभी एक सिपाही राजा को बताता है फारसियों का एक छोटा दस्ता आ रहा है जो हमला करने के काबिल नहीं है। फिर लियोनार्डिस उस दस्ते से अकेले मिलने जाता है और जब राजा वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है एक लंबा चौड़ा आदमी अपने गुलामों के साथ बड़े से तख्त पर खड़ा हुआ है। राजा उससे पूछता है लगता है तुम ही जर्सीज हो। जर्सीज राजा से बोलता है तुम एक बहादुर राजा हो और मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी कोई बेवकूफी की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठो। तुम ये जंग खत्म करो और मुझे अपना देवता तस्लीम कर लो। मैं तुम्हें पूरे यूनान का जंगी सरदार बना दूंगा और तुम्हारी सोच से भी ज्यादा तुम्हें दौलत दूंगा। मैं बहुत मेहरबान हूँ। राजा बोलता है तुम्हारे पास जंगजू नहीं गुलाम है और वो डरते हैं तुम्हारे हंटर से लेकिन बहुत जल्द उन्हें स्पार्टन के भालों से खौफ होगा। फिर जर्सीज बोलता है वो मेरे हंटर से नहीं मेरी रूहानी ताकत से डरते हैं और तुम भी अपने घुटने टेक दो। फिर राजा बोलता है तुमने ठीक कहा, तुम शहंशाह के शहंशाह हो। कोई पागल ही होगा जो तुम्हारी इस ऑफर को ठुकराएगा लेकिन सुबह से तुम्हारे लोगों को मार काट कर मेरी टांगे अकड़ गई हैं इसलिए मैं घुटने नहीं टेक सकता। जर्सीज गुस्से में आ जाता है और बोलता है मैं तारीख से स्पार्टा का नाम तक मिटा दूंगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कोई लियोनार्डिस नाम का राजा था भी यूनान में कभी, मैं सबको कत्ल करवा दूंगा। फिर राजा बोलता है तारीख हमेशा याद रखेगी कुछ मुट्ठी भर बहादुर जालिम फौज के सामने खड़े हुए थे और हो सकता है मैं जिंदा ना रहूं। फिर सीन चेंज होता है और राजा अपने साथियों के पास आता है और बोलता है जल्दी ठिकाने लगा दो इन फारसियों की लाशों को क्योंकि अगर मेरा अंदाजा ठीक है तो आज की रात कयामत की रात होने वाली है हमारे लिए। और अब रात हो चुकी है और वो लोग देखते हैं कि सामने से अविनाशी सीना आ रही होती है जो जर्सीज के जाती मुहाफिज थे जो अपने मुंह पर नकाब लगाए होते हैं क्योंकि वो इंसान कम जानवर ज्यादा दिखते थे और उनके साथ एक बड़े कद वाला वेशी भी होता है जो आदमखोर होता है। अब वो फौजी दस्ता देखता है सामने लाशों की एक बड़ी दीवार बनी है। वो अपनी तलवारें निकालकर आगे आते हैं तभी स्पार्टन उस दीवार को उन पर गिराकर हमला कर देते हैं और उस अविनाश दस्ते को अपनी जाबाजी के साथ उलट कर रख देते हैं। हालांकि ये अविनाशी फौज काफी ताकतवर है फिर भी ये स्पार्टन के सामने टिक नहीं पा रही होती और अब वो लोग उस आदमखोर की जंजीरें खोल देते हैं और उस आदमखोर का मुकाबला यहाँ लियोनार्डिस से होता है। वो आदमखोर बहुत ताकतवर होता है और राजा के बहुत सारे वार करने के बावजूद उसे कुछ खास दर्द नहीं हो रहा होता। फिर वो राजा को उठाकर फेंक देता है और राजा पर लगातार वार कर रहा होता है। फिर राजा उसकी आंख में चाकू से वार करता है और उसकी आंख फोड़ देता है और फिर तलवार से उसकी गर्दन जिस्म से अलग कर देता है। फिर राजा बोलता है आर्केडियंस हमला करो और अब यहाँ आर्केडियंस भी शामिल हो जाते हैं और अविनाशी फौज के साथ जंग का मामला काफी देर तक चलता रहा क्योंकि वो तादाद में बहुत ज्यादा थे लेकिन स्पार्टन की तलवारें उन्हें काटे ही जा रही थी। ये सब कुछ ऊपर से जर्सीज भी देख रहा होता है और वो देखता है कि ये अविनाशी फौज उसकी सबसे ज्यादा ताकतवर फौज थी और इन मुट्ठी भर लोगों ने उस फौज का खेल खत्म कर दिया। उसके चेहरे पर हार का डर दिख रहा होता है जो खुद को देवता बोलता था इंसानों की तरह लरज रहा होता है और अब यहाँ स्पार्टन जीत का जश्न मना रहे होते हैं। हालांकि इनके यहाँ कुछ स्पार्टन
सिपाही शहीद हुए हैं, लेकिन आज की जीत बहुत ज्यादा बड़ी थी। अब अगले दिन जंग फिर से स्टार्ट होती है और इस बार जर्सिस फौज के कमांडर अपनी फौज पर हंटर बरसा रहे होते हैं, आगे बढ़ो, और आगे वाले स्पार्टन के जोश को देखकर बोल रहे होते हैं पीछे हटो। फिर जब उसकी फौज से कुछ ना हो सका तो उन्होंने दूर से लाए कुछ जंगली हाथी नुमा जानवरों को मैदानी जंग में भेज दिया, जिन्हें स्पार्टन ने अपने भालों से अपने कदमों में ला गिराया। अब जब फौज और जानवरों से भी काम न चला तो उन्होंने जादूगरों को भेज दिया मैदान में लड़ने। वो जादूगर अपना जादू करके मटकों में फेंकते रहे और अब यहाँ पूरे एशिया की फौजें आ गईं, लेकिन यहाँ रास्ता तंग होने की वजह से उन सब का भी हाल बुरा होना था। फिर हमने उनके जादू को उन्हीं पर लुटा दिया और उनके जादू के सारे मटके उन्हीं पर चला दिए और सैकड़ों लोग उसमें तबाह होकर मर गए। यहाँ जर्सिस बेचैन हो रहा होता है, अपनी फौज को हारता देखकर गुस्से में पागल हो रहा होता है और अपने ही लोगों को कत्ल कर रहा था। फिर जर्सिस ने एशिया के काले रक्षक हाथी भेजे, लेकिन वो काले रक्षक हाथी बेकार निकले और रास्ता तंग होने की वजह से स्पार्टन ने उन्हें भी नीचे समंदर में फेंक दिया। और यहाँ स्पार्टन का एक बहादुर इनके 1000 पर भारी था और ये लगातार फारसियों को कत्ल कर रहे थे, क्योंकि स्पार्टन रहम बिल्कुल नहीं करते। वहीं खड़ा कप्तान अपने बेटे को आवाज लगाता है कि वो आगे ना जाए और कतार में आके लड़े। कप्तान के बेटे का ध्यान भटक जाता है और तभी एक घोड़सवार कप्तान के बेटे की गर्दन को काट देता है। कप्तान ये देख के पागल हो जाता है। कप्तान चीख रहा होता है क्योंकि उसका एक बहादुर जवान बेटा शहीद हो चुका है। आज का दिन भी इनकी जीत का है, लेकिन आज कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा क्योंकि आज कुछ स्पार्टन और खास तौर कप्तान का बेटा शहीद हुए हैं। फिर हम देखते हैं एटलांटिस जर्सिस के पास उसे खुफिया रास्ते के बारे में बताने आ जाता है और उसके बदले में दौलत, औरत और वर्दी मांगता है। जर्सिस उसे बोलता है सब कुछ मिलेगा, तुम बस मुझे स्पार्टन को घेरने का खुफिया रास्ता बता दो और मेरे आगे तुम झुक जाओ। फिर हम दूसरी जगह देखते हैं रानी ने रात के अंधेरे में थेरोन को संसद के वजीरों को राजा की मदद करने और अपना वोट राजा के हक में देने के लिए बुलाया होता है, लेकिन थेरोन एक गद्दार है जो ऐसा कभी नहीं करना चाहता क्योंकि जर्सिस उसे पहले ही दौलत और औरत के जरिए खरीद चुका होता है। लेकिन रानी उसे हर मुमकिन राजी करना चाहती है और इस काम के लिए चाहे उसे कोई भी कीमत थेरोन को देनी पड़े। दूसरी जगह स्पार्टन अपने जख्मियों की मरहम पट्टी कर रहे होते हैं कि तभी आर्केडियन का कप्तान आता है और बताता है एटलांटिस कुबले ने जर्सिस को हमारे पीछे वाले रास्ते के बारे में बता दिया है और अब हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना सुबह तक जर्सिस की फौज हमें चारों तरफ से घेर के मार देगी। लियोनाइडिस उस पर गुस्सा होता है और बोलता है ये जंग तब खत्म होगी जब हम यहाँ उनसे लड़ते लड़ते मर जाएंगे। लेकिन आर्केडियन लियोनाइडिस की बात नहीं सुनता और वहाँ से अपने साथियों को लेकर भाग जाता है। अब राजा अपने स्पार्टियन साथियों से बोलता है हम स्पार्टियन फौज के कानून के मुताबिक लड़ेंगे, ना तो घुटने टेकेंगे और ना ही भागेंगे। हम पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि 300 स्पार्टन ने जर्सिस जैसे शैतान के सामने हार नहीं मानी। फिर वो अपने नायब कप्तान को बोलता है आओ थोड़ा टहल के आते हैं, और वो वहाँ उससे बोलता है स्पार्टा के सांसद के सामने जाकर बताओ यहाँ पर क्या हुआ हमारे साथ और उन्हें हमारी अजीम फतेह के बारे में बताओ, ताकि सारे यूनान को इस दास्तान के बारे में पता चले कि चंद स्पार्टन बहादुरों ने कैसे अजीम जंग लड़ी। और रानी के लिए वो अपना हार उसे देता है और बोलता है अल्फाज कुछ नहीं है मेरे पास, बस ये उसे दे देना। उसके बाद वो सब स्पार्टन साथियों से बोलता है आज खूब पेट भर के नाश्ता करो क्योंकि आज रात हम मौत का मजा चखेंगे। दूसरी जगह स्पार्टन में संसद की अदालत लगी होती है और वहाँ रानी संसद के सामने सबको इस बात के लिए कन्विंस कर रही होती है कि हमें अपनी फौज राजा की मदद के लिए भेजनी चाहिए, वरना फारसी हमारे यूनान और स्पार्टा पर कब्जा कर लेंगे। वहीं थेरोन उठता है और बोलता है इस जंग राजा ने खुद अपने पागलपन की वजह से छेड़ी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। रानी बोलती है नहीं, ये जंग जर्सिस ने शुरू करी है और वो जब तक नहीं रुकेगा जब तक वो हमें अपना गुलाम ना बना ले। फिर थेरोन रानी पर इल्जाम लगाता है कि ये औरत एक बदचलन है और इसने फौज को राजा के पास भेजने के लिए मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करी। वो रानी पर इल्जाम लगा रहा होता है, फिर रानी उस पर चाकू से वार करती है और थेरोन को कत्ल कर देती है। और जब थेरोन नीचे गिरता है तो उसके पास जर्सिस के दिए हुए सोने के सिक्के निकलते हैं और संसद में सभी लोग वो सिक्के देखकर समझ जाते हैं कि रानी सच्ची है और थेरोन गद्दार है जो जर्सिस के साथ मिला हुआ था। दूसरी जगह एटलांटिस जर्सिस की फौज को खुफिया रास्ते से वहां ले आता है और जर्सिस की फौज लियोनाइडिस को चारों तरफ से घेर लेती है। वो लाखों की तादाद में होते हैं और जर्सिस खुद अपने बड़े तख्त के साथ वहां आया होता है क्योंकि वो जानता है अब जीत यकीनी है। जर्सिस का मैसेंजर राजा से बोलता है अपने हथियार डाल दो, जबकि तुमने जर्सिस देवता की बहुत बेअदबी करी है और तुमने उन्हें बहुत नुकसान भी पहुंचाया है, फिर भी जर्सिस शहंशाह ने तुम्हें माफ कर दिया और तुम्हें पूरे यूनान का जंगी बादशाह बना दिया जाएगा और बेशुमार दौलत दी जाएगी। बस शहंशाह जर्सिस चाहते हैं तुम अपने हथियार डालकर उनके आगे घुटने टेक कर झुक जाओ। अब यहाँ लियोनाइडिस अपने बचपन के उस दौर को याद करता है जब उसने उस काले भेड़िए को मारा था। वो उस दिन खौफजदा नहीं था और आज भी नहीं है। वो सब के सब स्पार्टन मरने को तैयार हैं, लेकिन घुटने टेकने को नहीं। फिर राजा अपने मुंह से कवच उतारता है और अपनी ढाल फेंक देता है और वो मैसेंजर बोलता है अपना नेजा मुझे दो, लेकिन लियोनाइडिस अपने नेजे को देख रहा होता है। फिर वो नेजा नीचे छोड़ देता है और घुटनों के बल बैठ जाता है और जमीन पर हाथ रख के झुक जाता है और जर्सिस समझता है लियोनाइडिस ने हार मान ली है। और वहीं राजा झुककर कुछ सोच रहा होता है अपनी रानी के बारे में और जोर से आवाज देता है अपने सिपाही को और वो सिपाही उड़ता हुआ आता है और उस मैसेंजर को कत्ल कर देता है। जर्सिस ये देखकर अपनी फौज को हुक्म देता है खत्म कर दो सबको, और चारों तरफ से तीर, भाले, नेज़े उन मुट्ठी भर लोगों पर बरस रहे थे
और वहीं राजा अपने नेज़े को उठाता है और सीधा जर्सीस को निशाना लगाता है और वो नेज़ा सीधा जर्सीस के गाल को काटता हुआ गुजर जाता है और वो बच जाता है। और वहाँ बाकी सभी स्पार्टन सिपाही लाखों की फौज का मुकाबला कर रहे होते हैं और वो लोग हार नहीं मान रहे होते। लड़ते लड़ते एक के बाद एक शहीद होते जाते हैं और फिर आखिर में एक तीरों का झुंड बरसता है और सीन चेंज होता है। यहाँ रानी के पास राजा का नायब कप्तान आ जाता है और रानी को उसका हार देता है। रानी समझ जाती है वहाँ क्या हुआ होगा। फिर नायब कप्तान संसद के सामने राजा के साथ जो कुछ हुआ वो बताता है और बताता है हमारा अजीम राजा चाहता था कि उसकी अजीम कुर्बानी को स्पार्टा के सामने बता दूं और हमारा राजा बस इतना चाहता था कि उसे और उसके 300 साथियों को याद रखा जाए, बस और कुछ नहीं। फिर आगे हम देखते हैं नायब कप्तान स्पार्टा की पूरी फौज को अपने राजा लियोनाइडिस के बारे में बता रहा होता है और उन्हें फारसियों के खिलाफ जंग के लिए तैयार कर रहा होता है और उनसे बोलता है जंग अभी खत्म नहीं हुई, जंग अभी शुरू हुई है और आज हम जर्सीस की फौज को खत्म करके आजादी हासिल करेंगे। और दोस्तों इसी के साथ यहाँ मूवी का एंड होता है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।